18 साल का एक लड़का, उसने कॉलेज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और एक सपना लेकर निकल पड़ा। वो इंडिया के अलग अलग होटल्स में रहा, ट्रैवल किया और होटल इंडस्ट्री को बहुत ही क्लोजली समझा। इसी एक्सपीरियंस से उसने एक कंपनी शुरू की और इससे जन्म हुआ ओयो का। एक वक्त ऐसा भी आया जब ओयो की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गई, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। कंपनी को लगातार लॉसेस होने लगे, हजारों एम्प्लॉय की ले ऑफ हुई और लोग कहने लगे ओयो का चैप्टर अब खत्म हो गया है। लेकिन अब कहानी फिर से बदल रही है। जून 2026 में कंपनी ने अपना डीएचपी फाइल कर दिया है और एक बार फिर से आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ओयो का बिजनेस आखिर है क्या, कंपनी पैसा कैसे कमाती है और आईपीओ में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी को थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत से लोग आज भी ओयो को सिर्फ एक होटल बुकिंग ऐप ही समझते हैं, लेकिन आज की ओयो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही है। सितंबर 2025 में कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर प्रिज्म रख दिया था। हालांकि डीआरएचपी के हिसाब से प्रिज्म नाम का ट्रेडमार्क अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है। अब ऑनरशिप की बात करें तो कंपनी के फाउंडर रितेश अग्रवाल हैं और इनडायरेक्ट होल्डिंग के थ्रू उनके पास लगभग 20% स्टेक है। इसके अलावा कंपनी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। आज ओयो सिर्फ होटल रूम्स बुक्स नहीं करवाती, कंपनी ने अलग अलग कंट्री में कई बिजनेस एक्वायर किए हैं, जैसे कि वेडिंग्स, जो इंडिया का एक वेडिंग वेन्यू बुकिंग प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को शादी के लिए बैंकेट हॉल या रिसोर्ट बुक करना हो तो वेडिंग उसमें मदद करता है। इसके बाद आता है मोटल 6। ये अमेरिका की एक बहुत ही पॉपुलर बजट होटल चेन है। ओयो ने इसे एक्वायर करके यूएस मार्केट में अपनी प्रेजेंस और भी स्ट्रॉन्ग कर ली है। और तीसरी कंपनी है मेड कम्फी। ये ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। ये लोग घर के ऑनर्स की तरफ से हॉलिडे होम्स और शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं। यानी ओयो आज सिर्फ होटल्स तक ही लिमिटेड नहीं रहा है। वेडिंग बुकिंग्स, बजट होटल्स, हॉलिडे होम्स और वर्क स्पेस और इन सब बिजनेस को मिलाकर कंपनी आज खुद को एक ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी प्लेटफॉर्म कहती है। दिसंबर 2025 तक कंपनी के पास दुनिया भर में लगभग 2,94,000 स्टोर फ्रंट थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से 80% से भी ज़्यादा इंडिया के बाहर हैं। लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क होने के बाद भी क्या कंपनी पैसा कमा रही है? चलिए अब इसके फाइनेंशियल देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। FY 23 में कंपनी ने लगभग 5,463 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। FY 24 में रेवेन्यू थोड़ा सा गिर कर 5,388 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन FY 25 में कंपनी ने अच्छी रिकवरी दिखाई और रेवेन्यू बढ़कर 6,252 करोड़ तक पहुंच गया। अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। FY 23 में कंपनी को लगभग 1286 करोड़ का लॉस हुआ था और FY 24 में कंपनी ने 229 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और FY 25 में 244 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद बहुत ही कम लोग नोटिस करेंगे। ये प्रॉफिट कंपनी का कोर बिजनेस की वजह से नहीं आया था। डीआरएचपी के हिसाब से FY 25 में कंपनी को डेफर्ड टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिला था। अगर इस टैक्स बेनिफिट को हटा दिया जाए तो कंपनी का लॉस बिफोर टैक्स लगभग 489 करोड़ का था। इसका मतलब कंपनी ने अकाउंटिंग के हिसाब से तो प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर अभी भी चैलेंजेस मौजूद हैं और इन्वेस्टर के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है, कंपनी का बिजनेस कितना बड़ा है? अगर बिजनेस स्केल देखें तो ओयो आज दुनिया के कई देशों में काम कर रही है। कंपनी के पास ग्लोबली लगभग 2,94,000 स्टोर फ्रंट है। स्टोर फ्रंट का मतलब सिर्फ होटल्स नहीं, इसमें होटल्स, होम्स और हॉलिडे रेंटल प्रॉपर्टी सब शामिल हैं। इंडिया में कंपनी के पास लगभग 24,000 होटल स्टोर फ्रंट हैं। लेकिन एक सरप्राइजिंग बात यह है कि कंपनी की लगभग 84% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आती है। अमेरिका में मोटल 6, यूरोप में हॉलिडे होम्स और ऑस्ट्रेलिया में मेड कम्फी। ये सब कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग नंबर देखते हैं। FY 25 में कंपनी का ग्रॉस बुकिंग वैल्यू लगभग 16,278 करोड़ का रहा था, लेकिन FY 26 के सिर्फ पहले 9 महीने में ही ये बढ़कर 22,946 करोड़ तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि बुकिंग में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब बात करते हैं ओयो के कॉम्पिटिटर्स की। अगर इंडिया की बात करें तो ओयो का कंपटीशन मेक माई ट्रिप, ट्रिबो और फैब होटल जैसी कंपनी से रहता है।
लेकिन इन तीनों का बिजनेस मॉडल ओयो से थोड़ा अलग है। सबसे पहले मेक माई ट्रिप को समझते हैं। ये एक ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप होटल के साथ साथ फ्लाइट्स, ट्रेन, बसेस और हॉलिडे पैकेज को भी बुक कर सकते हैं। यानी इनका बिजनेस सिर्फ होटल तक ही लिमिटेड नहीं है। अब बात करते हैं ट्रीबो और फैब होटल्स की। ये दोनों कंपनियां भी ओयो की तरह बजट होटल के साथ साथ पार्टनरशिप करती है और उन्हें अपने ब्रांड के अंदर ऑपरेट करती है। इसलिए इंडिया में इन्हें ओयो का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर माना जाता है। अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो ओयो का कंपटीशन एयरबीएनबी और बुकिंग.com जैसे बड़े प्लेयर से रहता है। एयरबीएनबी का फोकस होटल से ज़्यादा हॉलिडे होम्स और यूनिक स्टे पर होता है, जबकि बुकिंग.com दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। अब सवाल आता है कि ओयो इन सब से अलग कैसे है। ओयो का बिजनेस एसेट लाइट मॉडल पर चलता है, यानी कंपनी खुद होटल नहीं बनाती और ना ही उसे ओन करती है। ये होटल ओनर्स के साथ पार्टनरशिप करके उन्हें टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और बुकिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है। डीआरएसपी के हिसाब से ओयो की प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी अपने कुछ कॉम्पिटिटर के मुकाबले उतनी स्ट्रांग नहीं है। कंपनी ने प्रॉफिट तो दिखाया है, लेकिन उसमें टैक्स क्रेडिट का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। इसलिए इन्वेस्टर के लिए सिर्फ बिजनेस का साइज ही नहीं बल्कि कंपनी के सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं आईपीओ की। कंपनी लगभग 6650 करोड़ रेस करना चाहती है। ये आईपीओ 100% फ्रेश इशू होने वाला है, यानी प्रमोटर अपने शेयर्स नहीं बेच रहे। अब यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, कंपनी जो पैसा रेस करेगी उसमें से लगभग 4987 करोड़ यानी करीब 75% का अमाउंट सिर्फ एक काम में यूज होगा, और वो है पुराना लोन चुकाने में। ये वही लोन है जो कंपनी ने मोटर 6 एक्विजिशन के लिए लिया था। बाकी बचा हुआ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज किया जाएगा। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो आईपीओ का मेजर हिस्सा कंपनी की ग्रोथ से ज़्यादा उसके डेट कम करने में यूज होगा, और ये पॉइंट हर इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और रिस्क कैसी है। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। कंपनी के पास दुनिया भर में बहुत ज़्यादा होटल नेटवर्क है। इनका बिजनेस एसेट लाइट मॉडल पर चलता है, यानी कंपनी खुद होटल नहीं बनाती, वो होटल ओनर के साथ पार्टनरशिप करती है, और इस वजह से एक्सपेंशन कंपैरेटिवली फास्ट हो जाता है। कंपनी का अपना खुद का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी है जो होटल ओनर्स को प्राइसिंग, बुकिंग्स और इन्वेंट्री मैनेज करने में हेल्प करता है। और इंडिया में ओयो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ब्रांड बन चुका है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी स्टेबल नहीं है। दूसरा, आईपीओ का मेजर हिस्सा डेट रीपेमेंट में जा रहा है। और तीसरा, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस इकोनॉमिक स्लोडाउन और ट्रैवल डिमांड पर काफ़ी डिपेंड करती है। इसलिए फ्यूचर परफॉर्मेंस इन फैक्टर से भी इफेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों, एक वक्त था जब लोग कह रहे थे कि ओयो खत्म हो गई है, और आज वही कंपनी एक बार फिर से स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने की तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या आईपीओ अपनी सेकेंड इनिंग में इन्वेस्टर का भरोसा जीत पाएगी, या फिर कंपनी को अभी और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आपका ओयो आईपीओ को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही डिटेल्स और इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए।